सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। थोड़ी सी देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति की, जैसा कि तय हुआ था। लेकिन मुझे याद आ रहा है 2011 का एक प्रसंग जिसके चलते उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खंडूड़ी जी इतिहास में दर्ज हो गए। इस प्रसंग की याद अनायास नहीं आ रही है, बल्कि इस शिक्षा नीति के चलते ही आई है। 29 जुलाई 2020 को जारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंतजार इस मुल्क को दोस्तों बहुत लंबे अरसे से था। इंतजार इतना ज़्यादा लंबा हो चला था, जानते हैं कितना ज़्यादा? 34 ईयर्स, 34 बरस। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था और दूसरी शिक्षा नीति आई थी। 34 बरस के बाद अब जाकर तीसरी शिक्षा नीति आई है। इन 34 वर्षों में गंगा समेत देश की नदियों में खासा पानी बह चुका। दुनिया बदल गई। इतनी बदली कि दुनिया सिमट कर एक छोटा सा गांव बन के रह गई है। ग्लोबल विलेज जिसको कहा जाता है। हम जिस दौर में स्कूल में थे, विद्यार्थी थे, हमसे कहा जाता था टाइपराइटर भी सीख लो, आगे चल के काम आएगा। हमारे देखते देखते ही जब हम 12वीं तक आए, कंप्यूटर आ गया। 286 प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर वाला कंप्यूटर, जिसको बूट करिए, आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आराम से बैठ जाइए। हनुमान चालीसा का पूरा पाठ हो जाता था, तब कंप्यूटर शुरू होता था। फिर 386, 486, पेंटियम, नाना प्रकार के अन्य तेज दौड़ने वाले माइक्रो प्रोसेसर, और अब सुपर कंप्यूटर आ गया। कितनी तरक्की हुई। फैक्स मशीन आई थी 1992-93 में। आश्चर्य होता था फैक्स मशीन को देखकर, ये क्या चीज है। टेलीफोन आया, मोबाइल फोन, पागल हो गए थे हम लोग देखकर, क्योंकि इतना तेज जीवन बदल रहा था। और अब आ गया अंतर्जाल, इंटरनेट, हम सब एक दूसरे से जुड़ गए। इतना भारी बदलाव आ गया। मीडिया बौना पड़ गया है, सोशल मीडिया भारी हो गया है। कुछ नहीं बदला तो इस देश की एजुकेशन पॉलिसी, जो 34 बरस के अंतराल के बाद अब आई, और इस नीति को समझा जाना, इस नीति से अपेक्षा करना कि इन 34 वर्षों में जो बदलाव हुए हैं वो इसमें समावित होंगे, ये अपेक्षा करना भी जरूरी है, और ऐसी अपेक्षा करना जायज़ भी है। तो इसको निष्पक्ष भाव से परखा जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि 34 वर्षों के बदलाव को समेट कर नई एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। इस नीति को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की। डॉक्टर निशंक वर्तमान सरकार में जब मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए गए, तो मुझ जैसों को, बहुत सारों को गहन आश्चर्य हुआ था। डॉक्टर निशंक हाशिए में पड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के नए निज़ाम में वो साइडलाइंड थे। बहुत समय से किसी महत्वपूर्ण पद में नहीं थे, हरिद्वार से सांसद मात्र थे। इसलिए जब मोदी जी के इस दूसरे मंत्रिमंडल में उनको मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया, तो हम सब बाधित दृष्टि वालों से, बायस्ड लोगों को, प्रिजुडिस्ड लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। डॉक्टर निशंक जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे, तब शुरुआती 6 माह छोड़ दीजिए, जिसको कि हम हनीमून काल कहते हैं, हमारा अखबार यानी कि द संडे पोस्ट और डॉक्टर निशंक के मतभेद, डॉक्टर निशंक की सरकार के साथ मतभेद हुए, जो अंततः मनभेद में भी बदल गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी दृष्टि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर प्रिजुडिस थी, बाधित दृष्टि थी। भाजपा आलाकमान ने डॉक्टर निशंक को 27 जून 2009 को उत्तराखंड की कमान सौंपी थी। उनसे पहले जनरल खंडूड़ी मुख्यमंत्री थे। खंडूड़ी जी के शासनकाल के कुछ निर्णयों के चलते बहुत विवादित वे हो गए थे और उनको हटाया गया। निशंक जी 2 बरस 3 माह या 4 माह सरकार में रहे, और उसके बाद उनको विदा करके वापस जनरल खंडूड़ी को लाया गया। तब अगले विधानसभा चुनाव होने में 8 या 9 माह बाकी थे, और जनरल खंडूड़ी को बड़ी बेचैनी थी या बड़ी इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो। जिस प्रसंग की मैं बात कर रहा हूं, जो शिक्षा नीति के चलते मुझे याद आया, ये वही प्रसंग है।
जनरल खंडूरी को एक मौका मिला। अन्ना आंदोलन का उभार चरम पर था। अन्ना हजारे देश में एक आंधी की तरह उभरे थे। जनरल खंडूरी ने टीम अन्ना के साथ सलाह मशविरा करके ऐसा लोकायुक्त कानून उत्तराखंड के लिए बनाया जिसके चलते वे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गए। जनरल खंडूरी को स्वयं तो अन्ना हजारे ने धन्यवाद दिया था और आप लोगों को याद होगा देश के हर चैनल में नाना प्रकार के सैकड़ों चैनल हैं, सब उस दिन उत्तराखंड भवन में मौजूद थे जिस दिन अन्ना हजारे स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री जनरल खंडूरी को बधाई देने के लिए गए थे। डॉक्टर निशंक भी जब मानव संसाधन विकास मंत्री बने ऐसी ही छटपटाहट लिए थे। वे भी यही चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो, इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो उनको इस सरकार में मिली है वे कुछ ऐसा कर पाएं कि उनके राजनीतिक जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाए। आपको धन्यवाद डॉक्टर निशंक। निश्चित तौर पर इस नई एजुकेशन पॉलिसी के चलते आप ऐसा कर पाने में सफल हो गए। अब ये इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है इस पॉलिसी का, इस पर भविष्य में देखा जाना बाकी है। खंडूरी जी के लोकायुक्त का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। खंडूरी जी की सरकार सत्ता से 4-5 महीने बाद हट गई थी। नए मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने उस लोकायुक्त को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद आए अगले कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उस ठंडे बस्ते को कहीं गहरे दफन कर दिया क्योंकि बहुत कड़ा कानून था। मुख्यमंत्री भी उसकी जद में आ रहे थे और अभी जो वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने तो उसकी ओर झांकना भी उचित नहीं समझा। इसलिए नई शिक्षा नीति पर बात करने के साथ साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस पर भी नजर रखनी जरूरी है। बहरहाल आइए चलिए बात करते हैं। 1 जून 2020 को नई एजुकेशन पॉलिसी NEP के ड्राफ्ट को सामने रखा गया। देश के सुझाव मांगे गए। 484 पृष्ठ की यह रिपोर्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के पूर्व अध्यक्ष, ख्याति प्राप्त साइंटिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साइंटिस्ट कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में बनाई कमेटी ने तैयार की है। 2016 में इसने काम शुरू किया था। 4 बरस और कुछ माह इसको लगे। काम पहले ढीला चल रहा था। निशंक जी के आते ही इसमें तेजी आई। इस रिपोर्ट को, इस नए एजुकेशन पॉलिसी को गति दी मिली। ये जैसा मैंने आपको बताया इस देश की तीसरी शिक्षा नीति है। 1968 में पहली शिक्षा नीति इंदिरा जी के समय में आई थी। 1986 में राजीव जी के समय में दूसरी नीति आई। 1992 में उस नीति में थोड़ा बहुत PV नरसिम्हा राव ने संशोधन किया। अब तीसरी नीति 34 ईयर्स के बाद, 34 बरस के बाद आई है। इसमें बहुत बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं जिनके दूरगामी परिणाम होने और सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद की जानी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। पहला, इस नीति के चलते अब साइंस और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों का भेदभाव खत्म, यानी कि यह विद्यार्थी पर छोड़ दिया गया है कि वो किन विषयों को पढ़ना चाहता है। निशंक जी, काश आप हमारे समय में मंत्री होते, शिक्षा मंत्री, तो हमें भी ये मौका मिलता। अब मैं अपनी बात करता हूँ। मैं इतिहास को पढ़ना चाहता था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता था, लेकिन उस जमाने में जोर था कि साहब साइंस का पढ़ने वाला बच्चा ही मेधावी है, आर्ट वार्ट वाले सब नालायक हैं। इसलिए हम साइंस में चले गए। ज़बरदस्ती हमने बॉटनी पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी। जूलॉजी अच्छी लगती थी मगर बॉटनी कुछ समझ में नहीं आती थी। E=mc² हमारे दिमाग में नहीं आता था, मगर पढ़ा साहब। BSc भी हूँ साइंस में। आज के बच्चों को नए शिक्षा मंत्री निशंक जी की कृपा से यह ऑप्शन मिल गया। आप 10+2 में जब 10वीं के बाद 11वीं में जाते हैं, आप फिजिक्स लीजिए, साथ में साइंस लीजिए, साथ में आप अंग्रेजी पढ़िए, इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए। चॉइस दे दी गई है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। जो विषय पढ़ना चाहो पढ़ो। केमिस्ट्री के साथ अंग्रेजी या इतिहास पढ़ो। मज़ा आ गया साहब ये बदलाव को देखकर। हमें ये सुविधा नहीं थी, आपको मिल रही है, नई पीढ़ी को मिल रही है। इस बदलाव का एक बड़ा फर्क उच्च शिक्षा में उपलब्ध अनेक विषयों पर पढ़ाई पर भी पड़ेगा। पुरानी शिक्षा नीति 10+2 पैटर्न था, अब कर दिया गया 10+2 के बजाय 5+3+3+4। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसमें एग्जिट रूट भी है। अगर आप BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ने के बाद समझ जाते हैं कि साहब ये सब्जेक्ट जो मैंने ले लिया है गलत था, अब पहले साल के सब्जेक्ट का
से एग्जिट मारिए, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसका, और आप दूसरे विषय में सेकंड ईयर में एडमिशन ले लीजिए। सेकंड ईयर में फिर आपको ज्ञान मिलता है साहब ये गलत ले लिया, तो आपको 2 वर्ष की पढ़ाई किसी भी विषय में करने का डिप्लोमा मिल जाएगा, और तीसरे वर्ष अगर आप करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, और 1 साल और अधिक पढ़ लेते हैं तो आपको फिर उसके बाद डायरेक्ट रिसर्च करने की सुविधा होगी, यानी कि आपको MA MSc नहीं करना पड़ेगा। ये 5+3+3+4 अद्भुत और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया गया बदलाव है। प्री स्कूल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड, खेलकूद, प्ले बेस्ड स्कूलिंग होगी। नर्सरी कक्षाएं जो अभी कहलाती हैं, और जो और ये प्रयास किया जाएगा उन बच्चों को ज़्यादा जिज्ञासु बनाया जाए, इस पर फोकस है, क्रिएटिव बनाया जाए। ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती थोपा जाए, आपको समझ में आए ना आए, बस आपको प्रश्न का उत्तर पता हो। इसकी जगह क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप करने की बात की गई है। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है कक्षा 6 तक मातृभाषा में पढ़ाई का प्रावधान। यह स्वागत योग्य है। कुछ इसे हमारे दृष्टि बाधित मित्र, बायस्ड ओपिनियन के मित्र ये मान रहे हैं ये हिंदी थोपे जाने का प्रयास है। मेरा उनसे अनुरोध है कि 484 पृष्ठ की नीति का अध्ययन करें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों पर मत जाएं। मातृभाषा का अर्थ राज्यों की अपनी भाषा है। केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम देश के देशों की जो अपनी भाषाएं हैं, 5वीं तक की 6वीं तक की एजुकेशन उस पर दिलाए जाने पर जोर दिया गया है, कंपलसरी नहीं है। अंग्रेजी पर जोर कम करना और ये कहना कि अंग्रेजी पढ़ाया जाना बहुत मैंडेटरी है, हमारी गुलाम मानसिकता को दर्शाता है। इससे दूरी लाना अच्छा प्रयास है मेरी समझ से। अंग्रेजी नहीं आना हमारे यहाँ पिछड़ेपन की निशानी माना जाता है। हमारे सारे अंग्रेज साहब बहादुर IAS IPS अंग्रेजी में बात करते हैं। गरीब गुरबा हिंदी बोलने वाला होता है, उसकी बात नहीं समझ पाते हैं। न्यायालयों में तो अभी भी यही हाल है कि सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश महोदय अंग्रेजी में संवाद करते हैं। अंग्रेजी विकास के लिए अपरिहार्य है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा होता तो चीन और जापान इतने बड़े मुल्क नहीं बने होते। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं, खुद से नहीं बल्कि देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी, विज्ञानी, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन जी की बात से, जो वीडियो उन्होंने हमारे कहने पर नई शिक्षा नीति पर तैयार करके हमें भेजा। गौर से उनकी बात सुनिएगा। डॉक्टर प्रभात रंजन बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि वे हिंदी मीडियम से पढ़े और आज देश के इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, और DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे के इस समय कुलपति हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर रंजन। I am Professor Prabhat Ranjan, Vice Chancellor of DY Patil International University, Pune. While National Education Policy drafts were being prepared, I had the chance to interact with the committee and committee members. I am very happy to note that there is a single body being planned for regulating the Higher Education Commission of India, except the medical and the legal part. But I would like to point out that there is a lot of interaction that needs to happen between the medical science and the engineering side to make sure the equipments that are needed, which are mostly being imported from outside, are actually being done in India. Indian scientists have responded to this very well during the pandemic phase, but we need to continue this spirit by bringing together medical institutes and engineering institutes under the same campus. Public and private educational institutes being put on the same platform is an excellent idea that we have been trying to do for a long time, but there are certain inherent biases in the system that come in, and we need to make sure that that does not happen. The merit is the only consideration. One more important point from higher education point of view is the phasing out of affiliation system. This is a step in the correct direction. I've been wanting it for a long time, but I feel that the time scale of 15 years is a little too long. We may need to speed up this process to make sure that education institutes compete with each other to provide knowledge and contextual knowledge based on their own thought process and the context in which they are operating. I'm also very happy to note flexibility in the higher education system, including the 4-year programs with research focus coming in. I hope that students could go directly into PhD after bachelor's stage. Multiple exits is also a good idea. I hope that marketplace will respond positively to this.
but it will be in interest of our students to be able to provide this opportunity. The proposal to build multidisciplinary education research universities is an excellent idea. I hope that government would look at public-private partnership in this. Like in US, many institutes are run, including research labs, under public-private partnership. Opening of higher education to top foreign universities, extremely good idea. It will lead to improvement in quality over a long period of time. There may be short period of time in the transition phase. There may be concerns raised by various institutions in the country, but in the long term, it will be very helpful. I am also very happy to point out that we should try to engage PhD students as teaching assistants. I benefited from this, and this will actually help in both improving the doctoral research as well as improving the quality of faculty members that we prepare. This is followed worldwide. Within India, some institutes follow, but I think wider acceptance will be very helpful in this. Blurring of boundaries between science and arts and commerce is also extremely good idea, but many more things will need to be done in this direction. Coming to skill education, a focus on learning in home language is extremely important. I was beneficiary of this. I learned in Hindi medium till class 10th, and in fact furthermore, it helped me in actually grasping the subject matter rather than focusing on the language part. Experiential learning is extremely important. There is a Chinese proverb which says, "Tell me and I will forget, show me and I will remember, and involve me and I will understand." तो आपने देखा कि इस नीति में जो स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया गया है, वो इस भ्रम से आप दूर हो जाएं, जैसा कि डॉक्टर रंजन कह रहे थे, वो 10वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़े और इससे उनको लाभ हुआ। अंग्रेजी होना शिक्षा में अनिवार्य होना ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज है, मगर अंग्रेजी होगी तभी जाकर आप कुछ कर पाएंगे, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये गुलाम मानसिकता की सोच है। शिक्षा नीति में इससे दूरी बरतने का प्रयास किया गया है, इसका स्वागत होना चाहिए। इस नीति का एक बहुत बड़ा प्रयास प्री प्राइमरी लेवल के स्तर पर भी शिक्षा को अनिवार्य करना है। ये बेहद सकारात्मक है, पॉजिटिव कदम है। राइट टू एजुकेशन और नीचे गया है। जो दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे हैं, जो शिक्षा नहीं पा पाते हैं, जिनको प्री एजुकेशन, प्री नर्सरी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उनको भी अब इसके दायरे में लाया जा रहा है। हालांकि ये प्रश्न उठने लगे हैं कि ये लोग मोबाइल रहते हैं, आज इस जगह हैं, अगली जगह काम मिला वहाँ चले जाते हैं, तो बच्चों की शिक्षा कैसे जारी रखेंगे, ये देखना इम्प्लीमेंटेशन के समय का काम है। नीति में वर्तमान पाठ्यक्रम को 30% से कम करने की बात कही गई है। ये बहुत ज़रूरी है जनाब। इतना बोझा लाद दिया जाता है बच्चों पर, बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप पर। एक रैट रेस है, एक चूहा दौड़ में सब शामिल हैं। 98%, 96% लाना है, रटंती विद्या करनी है। सब जानते हैं रटने की विद्या फलती नहीं है, रटंती विद्या फलंती नहीं, लेकिन माँ बाप बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा कदम है, 30% सिलेबस को कम किया जाएगा। मिड डे मील स्कीम्स को विस्तार दिया गया है और अब इसमें ब्रेकफास्ट भी शामिल किया गया है। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मिड डे मील स्कीम्स में जो बदमाशियां हैं, बेईमानियां हैं, वो अलग है, मगर सरकार का कदम पॉजिटिव है। इम्प्लीमेंटेशन के समय जो गड़बड़ियां हैं उसको कैसे रोका जाएगा, ये इम्प्लीमेंटेशन के समय की बात है। अभी से उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना मेरी दृष्टि से एक पूर्वग्रसित सोच का नतीजा है। 5+3+3+4 प्रणाली में 3 वर्ष की प्री स्कूलिंग को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने की बात की गई है। आंगनवाड़ी केंद्र जो मिड डे मील स्कीम को भी रन करते हैं, वो पूरे देश भर में फैले हैं, उनका नेटवर्क अद्भुत है। यदि ये इससे जोड़ दिया जाएगा जैसे कहा गया है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे बच्चे जो शिक्षा से दूर रह जाते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। 5+3+3+4 में एक और महत्वपूर्ण बात वोकेशनल कोर्सेज को लेकर है। अब से स्कूल में 6ठी कक्षा के बाद से 10 दिन का बैगलेस पीरियड हुआ करेगा, कंपल्सरी। यानी कि आपको पुस्तकों का बोझा लेकर नहीं जाना पड़ेगा। 10 दिन आप जाएंगे, अपनी पसंद के स्किल की ट्रेनिंग लेंगे, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम हो, या कोई और हुनर हो। ये वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और जॉब ओरिएंटेशन की ओर एजुकेशन को डालेगी। एक नई चीज़ लेकर आए हैं मोदी जी की सरकार में। हर चीज़ में बढ़िया सा
क्या कहना चाहिए उसको, टैग होता है या एक जुमला होता है, तो इस बार आया है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके जरिए शिक्षा के मानक तय करने की बात कही गई है। ना केवल शिक्षक बच्चों का रिपोर्ट कार्ड जैसे हमारे समय में होता था, 100 में से इतने नंबर इतने नंबर इतने नंबर, वही आपको टीचर तय कर देते थे कि आप कैसे विद्यार्थी हैं। अब ऐसा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है, इंटरनेशनल मानकों के अनुसार है। अब टीचर तो किसी बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करेंगे ही करेंगे, बच्चे अपना सेल्फ असेसमेंट खुद करेंगे, स्वयं भी करेंगे और अन्य बच्चे अपने मित्र का सेल्फ असेसमेंट करेंगे। यानी कि 3 प्रकार का, उस टीचर का किया गया असेसमेंट, बच्चे का स्वयं का किया गया असेसमेंट और अन्य बच्चों का अपने साथी के लिए किया गया असेसमेंट तय करेगा कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है। ये परख है। इससे सरकार क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों पर जोर दे रही है, इसीलिए लाया गया है। डिजिटाइजेशन ऑफ सिलेबस एंड बुक्स बहुत जरूरी है। सारा दौर बदल चुका है, किताबें पढ़ने वाले विद्यार्थी कम होते जा रहे हैं, सब लोग कंप्यूटर से काम करने लगे हैं, इसलिए डिजिटाइजेशन, हालांकि खरबों रुपये लगेंगे, बहुत बड़ा बजट लगेगा, मगर एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। और ये बजट कहाँ से आएगा? हमारी जीडीपी का 6% अब शिक्षा को दिए जाने का प्रस्ताव है, जो कैबिनेट मंजूर कर चुका है। विकसित देशों में यही स्टैंडर्ड है, हमारे यहाँ इस समय यह बहुत कम है। टोटल जीडीपी का 2.7% ही शिक्षा के लिए जाता है। यदि सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर देती है, 6% तक ले आती है, तो ये क्रांतिकारी होगा। शिक्षकों की योग्यता आंकने और मापने के लिए भी अब एक नया सिस्टम लाया जा रहा है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, NPST। 2030 तक ये इम्प्लीमेंट होगा। अब स्पेशलाइज 4 साल का बीएड कोर्स होगा शिक्षकों के लिए। टीचर्स का असेसमेंट ये बताएगा कि वो किस कक्षा को पढ़ाने के योग्य है या योग्य नहीं भी है। एक बड़ा बदलाव परीक्षा पद्धति को लेकर आने जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, हमारे दौर की रटंती विद्या अब नहीं चलेगी। क्वेश्चन पेपर्स नए तरीके से एनालिटिकल तरीके के होंगे, बहुत संभावना है अब ये क्वेश्चन पेपर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में होते हैं, मार्किंग करने के जो ऑप्शंस दिए वाले, उस पैटर्न में आएंगे। यही इंटरनेशनल पैटर्न भी है। एक बड़ा कदम है, रेगुलेटरी बॉडी सेम करी जा रही है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और इस प्रकार की अन्य अलग अलग पढ़ाई के लिए अलग अलग जो बॉडीज बनी है, इनको खत्म करके एक बॉडी बनाई जा रही है जो कि शिक्षा के लिए फाइनेंस को भी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि अभी इसमें मेडिकल और लॉ को शामिल नहीं किया गया इस बॉडी में, मगर ये एक बड़ा कदम है। फिजिकल एजुकेशन, योगा इत्यादि को हमारे समय में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी कहा जाता था। निकृष्ट किस्म के बालक या जो पढ़ना नहीं चाहते थे हम जैसे, वो लोग चले जाते थे प्लेग्राउंड में। अच्छे बच्चे जो होते थे हमारे दौर के, वो कक्षा में ही बैठ के अध्ययन कर रहे होते थे। ये बहुत बड़ा एक निगेटिव टेंडेंसी थी खेलों को हे दृष्टि से देखने की, योगा को हे दृष्टि से देखने की। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, अब ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है। इसका एक स्टूडेंट्स को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, उन बेरोजगार नवयुवकों को फायदा मिलेगा जो लंबे अरसे से BPEd और MPEd, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन करके बेरोजगार बैठे हैं। मैं अपने राज्य उत्तराखंड का उदाहरण दे सकता हूँ। वहाँ पर 18,000 के करीब BPEd MPEd करे हुए छात्र हैं। एक महा बेरोजगार संगठन बना रखा है उन्होंने, हर दिन धरने में बैठते हैं। उत्तराखंड के स्कूलों में 3,000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है क्योंकि ये एक्स्ट्रा को करिकुलर सब्जेक्ट था। सरकार की कोई इच्छा नहीं थी। अब ये मैंडेटरी होगा तो निश्चित तौर पर इन नवयुवकों को रोजगार के नए साधन मिलेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी कहा था, हमारी दृष्टि बड़ी बाधित है। हम इस एजुकेशन पॉलिसी में इतने बदलाव आए, इसके बावजूद विरोध शुरू कर रहे हैं। विरोध का एक बहुत बड़ा कारण है कि सब इंप्लीमेंट कैसे होगी। पहले विरोध था कि नीति नहीं आ रही है, अब नीति आ गई, 6% GDP का दिए जाने की बात हो गई, बहुत सारे बदलावों की बात हो गई। तो हम आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि कोर्सेज नए लिखे जाएंगे तो बीजेपी का हिंदुत्ववादी एजेंडा उसमें डाल दिया जाएगा, वीर सावरकर का नाम डाल दिया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को हटा दिया जाएगा। ये सब आशंकाएं पर नजर रखना जरूरी है, इंप्लीमेंटेशन के दौर पर देखा जाना जरूरी है। मगर नीति में जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं उन पर आप उंगली नहीं उठाइए।
पूर्वग्रसित होकर उसको जज मत कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के एक घोर विरोधी शिक्षाविद, नलसार लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा साहब, जिनको आप रवीश कुमार जी के कार्यक्रमों में रेगुलर देखते हैं, एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, उनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने इस शिक्षा नीति पर क्या कहा, इसे समझिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपसे बात होगी। मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी को और अपने MHRD मिनिस्टर को और इस कमेटी को जिसने ये पॉलिसी बनाई है अपनी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनी है, एक ज़माने बाद बनी है। आप सोचिए कि 1968 में पॉलिसी बनी, फिर 86 में बनी, थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन नरसिम्हा राव ने किया 92 में, और अब ये हमारे करंट MHRD मिनिस्टर को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और मेरे ख्याल से इस कोविड-19 के टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया और देश को एक नई शिक्षा नीति दी है। इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, जैसे ये कि अब UGC और AICT ख़त्म होकर एक नया हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा, लेकिन लीगल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ दिया गया है। बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं वो हल्के किए जाएंगे, सिलेबस जो है वो 30% कम किया जाएगा। मैं समझता हूँ 50% कम कर देना चाहिए। बच्चों पे स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ बहुत बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है। फिर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट UPA ने बनाया था वो सिर्फ 6 से 14 साल तक के लिए था, उसको अब बढ़ाने का प्रपोज़ल है और ये कहा जा रहा है कि अब 3 साल से 18 साल तक जो है एजुकेशन के इस मामले को बढ़ाया जाएगा। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है मिनिस्टर साहब का कि मिड डे मील जो है वो प्री स्कूल में दिया जाएगा। संविधान ने मदर टंग की बात आर्टिकल 350A में की थी। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बात को पॉलिसी में अब ले आया गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जाएगी। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये कहा है कि किसी पे भी मदर टंग इम्पोज नहीं की जाएगी। यानी अगर कोई फैमिली, कोई बच्चा नहीं चाहता मदर टंग में पढ़ना, उसको जो है उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। ज़रा सा इस पॉलिसी में बहुत लंबा टाइम ले लिया गया है कि 2040 तक इम्प्लीमेंट होनी है। अब ये एक बहुत बड़ा समय है। एक तरीक़े से ये अच्छी भी बात है कि अगर हमें कोई इसमें लगते हैं कि साहब बॉटलनेक्स आ रही हैं तो हम इस पॉलिसी को इम्प्रूव करेंगे। बात समझनी चाहिए, ये कोई पॉलिसी है, स्टोन में नहीं लिखी हुई है। संविधान में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत हो जाती हैं, उन्हें इम्प्रूव किया जाता है। शिक्षा को ले लीजिए कि शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, फिर 1976 में 42वें संशोधन से, वही संशोधन जिससे सेकुलरिज्म आया था, उसको हमने अब कॉन्क्रीट लिस्ट में कर दिया है। तो ये इसमें इम्प्रूवमेंट मैं समझता हूँ ज़रूर होते रहेंगे। माननीय मंत्री जी बड़ा संवाद करते हैं लोगों से, बहुत बात करते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि UGC के फाइनल एग्ज़ाम पे भी बच्चों को कोर्ट जाने के बजाय मंत्रालय से जो है कांटेक्ट करना चाहिए। अब इसमें जो ख़ास चीज़ है वो ये कि साहब अब जो फोकस होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी पे होगा, वो हार्ट सेपरेशन नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात आ गई है कि इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज को प्रमोट किया जा रहा है। हम ये समझते हैं फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, सारी नॉलेज जो है वो मिली हुई है। और यही हमारी एंशिएंट संस्कृति रही है। जो हमारे यहाँ गुरुकुल थे उनमें हर चीज़ जो थी पहले एक साथ आती थी, फिर स्पेशलाइजेशंस होते थे, और कितना गर्व होता है उस पर देख के कि उस सिस्टम से हमने ज़ीरो की खोज की और उस सिस्टम में हमने मेडिसिन में इतने बड़े बड़े जो है कारनामे अंजाम दिए। इसमें यह बात भी आ गई है कि क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाएगा। आप देखिए, जिस सरकार पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो डिसेंट को उतना फेवर नहीं करती, वो सरकार कह रही है कि क्रिएटिविटी लाइए, क्रिटिकल थिंकिंग लाइए, नॉलेज क्रिएशन कीजिए। डाइवर्सिटी की बात हो गई है इसमें, इक्विटी और इंक्लूजन जो है उस पर फोकस दिया जा रहा है, पब्लिक एजुकेशन पे फोकस दिया जा रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है कि उनकी जो हाई फीस हैं उनको भी रेगुलेट किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अब शायद वो एक वक्त आ जाएगा इतने डायनामिक मिनिस्टर साहब के सामने कि जो मेरा क्रिटिसिज्म रहा है हमारी हायर एजुकेशन का ख़ास तौर से, कि ये ओवर रेगुलेटेड है और अंडर फंडेड है।
कि ये रेगुलेशन कम की जाएगी, फंडिंग को बढ़ाया जाएगा। यूजीसी जैसी कोई चीज़ अमेरिका में नहीं है। अमेरिकन इन्फ्लुएंस इसमें बिल्कुल साफ तौर से इस पॉलिसी में नज़र आ रहा है। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ अगर हम और कर लें तो पॉलिसी में बड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एक तो मुझे लगता है कि जो हमारे दलितों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हायर एजुकेशन में, वाइस चांसलर्स में, डीन्स में, प्रोफेसर्स में, वो बात नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये आ जाए कि जो समाज की विभिन्नता है वो सारे शिक्षण संस्थानों में नज़र आएगी। और दूसरे मैं ये समझता हूँ कि ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं उनके आने से पहले हमको अपने जो टीचर्स के पे स्केल्स हैं उन्हें ऐसे बना देने हैं कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन ना कर लें। ऐसा ना हो कि हमारे जो अच्छे टीचर्स हैं वो उधर चले जाएं। सेकुलरिज्म का जिक्र नहीं आ पाया या सोशलिज्म का जिक्र नहीं आ पाया, शब्दों में कुछ नहीं रखा है। अगर ये पॉलिसी प्लूरलिज्म को, भारत की जो यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता को प्रमोट करती है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बहुत देश का फ़ायदा होने वाला है। जो ये मल्टीपल एग्जिट की पॉलिसी आ गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ आ गई है। ज़रा सा कॉमन टेस्ट पे मुझे रिजर्वेशन है, क्योंकि जो विश्व में रिसर्चेज हुई हैं उन्होंने ये बताया है कि अगर एक ही टेस्ट होता है तो उसमें अमीर लोग, शहरों के रहने वाले, कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों का फ़ायदा होता है। जो गांव के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम में, तेलुगु मीडियम में, तमिल मीडियम में पढ़ते हैं, उनका नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ इस पर थोड़ा बहुत जो है एक रीलुक हो सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे फोकस ज़्यादा लग रहा है, फंडामेंटल राइट्स पे तो कुछ कम लग रहा है। बट जब पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, 20 साल है हमारे पास इंप्लीमेंट करने के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन कमियों को पूरा कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि एजुकेशन पॉलिसी पर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब के विचार क्या थे। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब मेरी तरह ही भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी एजेंडे से खासी नाइत्तेफाकी रखते हैं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने इस नई पॉलिसी को सराहा है, उन्होंने पिटफॉल्स भी बताए हैं, उन्होंने पिटफॉल्स का भी जिक्र किया है कि इसमें क्या कमियां हैं। उन्होंने आशंकाओं की ओर इशारा किया है कि सेकुलरिज्म शब्द नहीं है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि सेकुलरिज्म शब्द होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान किस प्रकार इसे लिया जाएगा उसे समझना। तो अभी जब पॉलिसी बनकर आई है उसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करना है भारत में आकर अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोलना, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़, या कोई अन्य चीज़, एक भी चीज़ ऐसी नहीं मुझे नज़र आई जिसमें कि हमें वाजिब रूप से चिंता हो कि भारतीय जनता पार्टी इसमें अपने किसी घोषित एजेंडे को शामिल कर रही है। तो खतरा तब होगा जब नीति इम्प्लीमेंटेशन में आएगी, तब हम जैसे सभी मित्रों को नज़र रखनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इसमें हिंदुत्ववादी एजेंडा डाला जा सकेगा या डाला जाएगा। इसलिए नीति गलत नहीं है, भाजपा की नीयत पर जरूर शंका हो रही है और होनी चाहिए, लेकिन ऐसी असरदार शिक्षा नीति को बनाने के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली कमेटी और पुराने मानव संसाधन विकास मंत्री और अब शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को हार्दिक बधाई। डॉक्टर निशंक, तय मानिए आप इतिहास में दर्ज हो गए हैं। जब फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जैसे हार्डकोर क्रिटिक भी आपकी पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।